अच्छा, सो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में मैं कह रही थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि ये आपके टाइम पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दीज टाइम पीरियड्स। ये एस में भी तुम लोगों ने किया हुआ है। मोमेंट्री रन क्या होता है? मोमेंट्री रन इज के अच्छा, टाइम पीरियड्स हम देखते कैसे हैं, पहले तो मैं ये बता दूं ना। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर आप कह रहे हो आप मोमेंट्री रन में हो, तो इसका मतलब है कि it's not possible for you to change any of your factors of production, यानी कि all your FOPs are now fixed, ठीक है। अगर आप, और इसमें हमारी जो सप्लाई होती है, तुम लोगों ने एएस में आई एम श्योर ये पढ़ा होगा, इसमें जो हमारी सप्लाई कर्व होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। ठीक हो गया, क्योंकि आप जो है अपने जो है एफओपीज को इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, शॉर्ट रन क्या होते हैं? शॉर्ट रन में जो है आप अपने सिर्फ और सिर्फ एक एफओपी को चेंज कर सकते हो, एंड इट इज लेबर। इट्स इन द शॉर्ट रन कि हमारे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इट अराइजेस। ये क्या होता है इस पे अभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट यू गाइस शुड नो कि हमारा जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इट ओनली एंड ओनली अराइजेस इन शॉर्ट रन। इट्स अ शॉर्ट रन फिनोमिनन। अच्छा, लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑल द एफओपीज कैन बी चेंज्ड। सही है। इन वेरी लॉन्ग रन में आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी मतलब जेनेरिक सी सिंपल सी बातें हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट इज प्रोसेस टू जनरेट सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्टिविटी क्या है कि एज अ लेबर तुम लोग जो है कितने कम टाइम पे कितना ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हो विद द गिवन इनपुट, कि तुम लोगों को ये इनपुट दिया गया है और तुम लोगों में से हमने देखना है कि कौन प्रोडक्टिव है ज्यादा। तो हम किस तरह से देखेंगे कि कौन कितने कम टाइम पे आउटपुट जनरेट कर रहा है। सही हो गया। सो वो तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी दिखाएगी। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो, उसकी अगर हम बात करें तो यू गाइस नो कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है, राइट। ही वर्क्स फॉर प्रॉफिट, ही नेवर वर्क्स फॉर चैरिटी, राइट। अब आपका जो प्रॉफिट होता है उसकी उसका क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या है? रिसीट्स फ्रॉम सेल। यानी कि अगर मैंने 10 पेन बेचे हैं, 100 पेन बेचे हैं $10 के, तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 100 रिसीट्स फ्रॉम सेल, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। दिस इज द मनी विच आई एम गेटिंग फ्रॉम माय सेल्स। सही है। और टोटल कॉस्ट क्या है? ऑल द कॉस्ट दैट इज इंकर्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इस चीज के बारे में ये सारी चीजें हम अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। इसके लिए बिफोर वी टॉक अबाउट types of costs, now first let's talk about law of diminishing returns, ठीक है। अच्छा देखो, आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन अगर मुझे कोई बता सकते हैं यार कि ये तुम लोग को प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन का लग रहा है या शॉर्ट रन का? ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इज दिस प्रोडक्शन फंक्शन फॉर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन? एवरीवन एल्स लॉन्ग प्लीज रन। स्विच ऑन योर वीडियोस यार, मुझे बार बार ना कहना पड़े वासिल, ठीक है ना। अच्छा, अम, हाँ, सो ये लॉन्ग रन का है या शॉर्ट रन का? क्या कह रही थी अदन? लॉन्ग रन में हम्म, लॉन्ग रन क्यों है? बस और टेक्नोलॉजी लिखा है ना, तो वो लॉन्ग रन में होते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है असल में, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? लैंड। एन जो होता है लैंड होता है, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। सो क्वांटिटी यानी कि इट्स अ फंक्शन ऑफ ऑल दीज। आपकी आप इन सबको प्रोसेस करोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? इन द शॉर्ट रन हम सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं? व्हाट कैन बी चेंज ओनली इन द शॉर्ट रन? लेबर। ओनली लेबर कैन बी चेंज, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है इट्स अ फंक्शन ऑफ लेबर, राइट। सो ये
बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या इसको आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी कहते हो, ठीक है। ये मैं बार बार बताती हूँ कि भाई अगर एग्जाम में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आ जाए तो बेहोश ना हो जाना कि यार ये तो मैडम ने करवाया ही नहीं था। वो भी रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे कहा है कि हमने तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो ये एक ही बात है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन लेवल ऑफ फैक्टर इनपुट्स, दैट्स योर टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल मैंने क्या बताया? अब इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का क्या मतलब होता है? व्हाट डज मार्जिनल मीन इन इकोनॉमिक्स? किसी को याद है? With the शाहीन? addition of every unit. ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट, यस, ठीक है। सो मार्जिनल का मतलब होता है ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? तुम लोग बना देखो, अगर ये याद रख लो कि मार्जिनल मींस ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? सामने लिखी हुई है ना, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। और ठीक है, और मैंने इकोनॉमिक्स में क्या बताया है कि आपके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, वो याद है किसी को? इकोनॉमिक्स में हम फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं वासिल? इफेक्ट ओवर कॉस्ट। इफेक्ट ओवर कॉस्ट, ठीक है। इफेक्ट हमारा क्या है भाई? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। कॉस्ट क्या है? चेंज इन लेबर, यानी कि लेबर की चेंज होने की वजह से हमारे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, दैट इज आवर मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, दैट इज आवर एवरेज प्रोडक्ट, सही है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है कि व्हेन सम वेरिएबल फैक्टर is changed with some fixed factor being constant, total product, marginal product, and average product will initially rise, but will eventually diminish. ठीक है? So what it is saying is कि आपका when some variable factor is changed with some fixed factor being constant, total product, marginal product, and average product will initially rise, but will eventually diminish. इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें एक आपके पास जो है दरख्त है, ट्री है, एक एप्पल ट्री है, और आपके पास एक लेडर है। उस लेडर पे आप पहले खुद ही चढ़े हुए थे और सारी आप जो है ना एप्पल्स उतार हुए थे, और जो है वही आप जो है नीचे बास्केट में भी डाल रहे थे, सारे काम आप खुद कर रहे थे, ठीक है। उसको उतार भी आप ट्री से खुद ही रहे थे, जाके बास्केट में भी खुद ही डाल रहे थे। फिर क्या हुआ? आपने कहा चलो यार ये मैं किसी और को हायर करके देखता हूँ क्या होता है। आपने दूसरा एक बंदा हायर किया। क्या हुआ कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट तो राइज हुआ, ठीक है, क्योंकि अब आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया। आपने कहा वाह भाई ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है। आपने तीसरा बंदा भी हायर कर लिया। अच्छा, उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपका जो है ना वो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। आपने कहा वाह भाई मैंने तो बहुत ही कोई चीज हैक कर ली है, ठीक है ना, मतलब मैं तो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बन गया हूँ। तो आपने, या बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बन गई हूँ, आपने जो है उसी लेडर पे चौथा बंदा भी चढ़ा दिया। अब उसमें चार चढ़े हुए हैं, क्या होगा? 4 people on one ladder, ठीक है। अब उनकी आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, लेकिन आपको तब भी अकल नहीं आई। आपने फिर फिफ्थ को भी कहा कि भाई चलो तुम भी आ जाओ। अब देयर इज ओनली वन लेडर एंड देयर 5 people ऑन दैट लेडर, तो क्या होगा? वो लेडर हाथ में टूट के आ जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इज, कि आपने जो है व्हेन यू चेंज्ड a factor, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर विद सम फिक्स्ड फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है वो इनिशियली तो राइज हुआ, लेकिन इवेंचुअली डिमिनिश हो गया। मैंने तुम लोगों को जब शुरू किया था तो मैंने कहा कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है इट ओनली अराइजेस इन द शॉर्ट रन, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाई डज इट ओनली अराइजेस इन द शॉर्ट रन? क्या रीजन है ये सारा पढ़ के? Why do you guys think that it only arises in the short run? Long run में ये हो सकता है? Because the labor is only being changed. Yes, good. तो लॉन्ग रन में ये क्यों नहीं अराइज हो सकता फिर?
Ma'am, because in the long run, all factors of production can be changed. हाँ, तो अगर यानी कि तो लड़ाई नहीं होगी ना। आप अगर जो है 5 लेडर्स ले लो, ठीक है, तो फिर तो कोई लड़ाई नहीं है, फिर तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही नहीं होगा। अगर आप कैपिटल अपना इंक्रीज कर सकोगे तो फिर तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं अराइज करेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि हम आवर हैंड्स आर टाइड एंड वी कैन नॉट चेंज आवर कैपिटल और एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है अदन, ये बात समझ आ गई? पक्की बात है ना? जी मिस। चलो अब ये हम ग्राफ में देखते हैं इस सारी चीज को। अब इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर तुम लोग देखो तो टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये देखो हमारा इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैव स्टार्टेड टू अराइज। जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहां पे हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है? जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहां पे हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है? आपने बाजिल का या वासिल का नहीं, बाजिल का है। है? बाजिल बाजिल। ठीक तुम भी कंफ्यूज थे? अच्छा, ओके ओके। तो जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है भाई? मैम क्या कहते हैं मॉडल प्रोडक्ट पुल क्या कहते हैं जीरो, ये यूटिलिटी का डायग्राम है बेसिकली। ये यूटिलिटी का तो नहीं, मार्जिन मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट का है। की लेकिन जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था सेम वहां पे कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जीरो था ना। उसी तरीके से जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है वहां पे टोटल प्रोडक्ट क्या है, वो मैक्सिमम है। और मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, इट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग। ठीक है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव था, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट वाज पॉजिटिव, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो था वो आपका इंक्रीज हो रहा था। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव, टोटल प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड टू डिक्रीज। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें? चलो अब हम आगे चलते हैं। ये सारी मैंने बातें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, ठीक है। डायग्राम बना लिए तुम सबने? अभी मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का हम रिलेशनशिप भी देखेंगे। बना लो जल्दी से डायग्राम। वासिल तुम भी बना लो यार, ठीक है, इतने भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। सही है? ओके। क्लास में डायग्राम्स बनाओ तो फिर एटलीस्ट ये तो होगा ना कि तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होगे। साथ साथ ना डायग्राम्स बना लिया करो। तो जो नीचे लिखा हुआ है मैम वो प्लीज छो शेयर कर। हाँ, क्या नीचे लिखा हुआ है? एक तो तुम्हारी वीडियो भी नहीं ऑन हुई है, मैं तो इसमें नीचे क्या गाड़ी में लिखा हुआ बैठा हूँ, अगर आप कहती है ऑन कर लो ऑन कर है? नहीं लेता हूँ। नहीं, चलो तुम ना करो भाई। अच्छा बताओ। वो जो एमपी जब जीरो होगा तो टीपीएस मैक्स, उसके हाँ, वो अलावा मैं क्या दिखा लिखा देती हूँ, हुआ पहले इनको ये तो दिखा दूं ना डायग्राम, तो ये लोग देख लें। और ये वैसे बताया भी है, जरा खुद बताओ पहले। जब एमपी पॉजिटिव होगा तो टोटल टीपी क्या होगा? टीपी क्या हो रहा है जब जब तक एमपी पॉजिटिव है? टीपी क्या हो रहा है? वली? इंक्रीज हो रहा इंक्रीज हो रहा है। जब एमपी जीरो है तो टीपी क्या है? है मैक्स। और जब एमपी नेगेटिव चला गया है तो टीपी क्या हो रहा है? बस यही लिखे है नीचे भी। ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई थी, आई होप यू गाइस हैव रिटन इट, कि as long as MP is positive, total product increases. When MP is zero, TP total product is maximum. वली के साथ मैंने भी TP कहना शुरू कर दिया। When marginal product is negative, total product decreases. ठीक हो गया? ये अभी हमने सारा इसको क्लियर कर लिया है।
अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है जो नेगेटिव में जा रहा है, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है। जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, तो वहां पे हमारा एवरेज प्रोडक्ट का क्या क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है हमारे एपी की? When NP is equal to AP, बताओ। When marginal product is equal to average product, तो हमारे एवरेज प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है वासिल? याद नहीं भाई और से देख लो, इससे देख कर ही बता दो, अगर नहीं भी याद तो डायग्राम तो देखो ना। किसी को भी याद नहीं है, मैं कह रही हूँ डायग्राम डिसाइफर करो। मैक्स है ना, मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम यानी कि इसके बाद डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हमारा जहां पे एमपी इज इक्वल टू एपी, तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और जहां पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, जब तक हम जो ये एडिशनल बंदा हायर कर रहे हैं वो हम लोगों को एवरेज से ज्यादा दे रहे हैं, तो हमारा एवरेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस मार्जिनल प्रोडक्ट की वजह से हमारे एवरेज प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लिख लो भाई वासिल, सब ये बना लो डायग्राम से, साथ साथ लिख लो, फिर याद रहेगा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा। अब यहां पे देखो, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि जो ये हमने एडिशनल बंदे जो हायर किए हैं, इन्होंने तबाहियां मचाना शुरू कर दी हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आपका एवरेज प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। मैम इस ग्राफ की नहीं समझ आ रही। समझा देते हैं। यहां पे देखो, ये ब्लू वाला कौन सा ग्राफ है? मार्जिनल प्रोडक्ट का। रेड वाला कौन सा ग्राफ है? एवरेज प्रोडक्ट का। जब ये ब्लू वाला ग्राफ यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जो आप एडिशनल बंदे हायर कर रहे हो उनकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, आपका टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा, इन एवरेज भी आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अच्छा, जहां पे ये ब्लू लाइन और रेड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है, क्योंकि यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट हो गया, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, विच मीन्स कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। जहां पे ये ब्लू लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि जो ये आपने एडिशनल बंदे जो लेके आए, अब उन्होंने बर्बादी लाना शुरू कर दी है आपके काम में, ठीक है ना। पहले जो है, जो आपके एप्पल्स जितने आप बना वो आउटपुट ले रहे थे एप्पल्स का, अब आपका जो है वो नेगेटिव में भी आ गया है, ठीक है, कम होना शुरू हो गया, इवन नेगेटिव में भी आ गया है। क्या होगा? इन एवरेज आपका आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओके एडिशनल मैम। बंदे जो हैं वो बर्बादी ला रहे हैं। आगे समझ यहां तक? यस सो मैम। हमने सिंपल क्या बात की? एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो क्या होगा? एपी आपका इंक्रीज होगा। एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी मैक्स होगा। जहां पे आपका एमपी इज लेस देन एपी, एपी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। आगे समझ बात की? यस मैम। बाजिल समझ आइए? यस मैम। चलो जी, अब हम आगे चलते हैं, हम जो है आगे बात करते हैं, और हम जो है अब जरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं इसी में ही। आपकी अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अकाउंट्स में जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो डिफरेंट बात होती है,
और इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो डिफरेंट बात होती है। तो वासिल, क्या डिफरेंस होता है, कुछ याद है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट में? मैम मेरी अकाउंटिंग नहीं है। ओ भाई, पर तुमने मेरे से एक दफा ये पढ़ा है ना, बताओ जरा। अकाउंटिंग तो नहीं है, इकोनॉमिक्स में है ना? हम्म, याद नहीं है मैम, लेकिन जो आपने लिखा हुआ है काफी सेल्फ अच्छा, एक्सप्लेनेटरी है कि और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंट होती है। चलो अभी हाँ बताओ जरा। मैं सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट यू ओनली टेक इनटू अकाउंट कि आप कितना पे कर रहे हो, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, बट इन इकोनॉमिक्स यू आल्सो अकाउंट फॉर व्हाट वुड बी द price of the best possible other thing you could get, so the opportunity cost of buying something specific. अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ अभी, हाँ ठीक है ना। वो तुमने काफी एक दो कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मिक्स कर दिया है, ठीक है, बात तुम्हारी वो सही है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो है वो मिक्सअप हुए हुए हैं। सो इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग कॉस्ट है कि भाई मैंने एक प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने वेजेस दी, ठीक है। और सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जी, रॉ मटेरियल की, इलेक्ट्रिसिटी की। अच्छा, डेप्रिसिएशन इसलिए लिखा है क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मेरी मशीन्स की वियर एंड टीयर, ठीक है। जो आपकी जैसे हमारी गाड़ी की वैल्यू डेप्रिसिएट उसकी होती है ना, डेप्रिसिएशन पाकिस्तान में तो खैर नहीं होती अब आजकल, लेकिन वैसे मतलब गाड़ी की वैल्यू आपकी या मोबाइल्स की, ठीक है, मोबाइल की वैल्यू आपकी उसकी डेप्रिसिएशन होती है, राइट। उसी तरीके से मशीन्स की भी वियर एंड टीयर होती है। आपने अगर एक मशीन जो है वो 1 करोड़ की ली है और आप बेचने जाओगे तो वो शायद जो है आपकी 50 लाख में बिके, ठीक है। सो वो भी अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। ये सारी आपकी अकाउंट्स की कॉस्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? आप कहते हो कि ठीक है, दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस, लेकिन इसके साथ हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें प्लस करेंगे। व्हाट इट मीन्स इज कि आपकी, मैं इसमें तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास हमेशा जो एक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि या तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। अगर मैंने अपना पैसा सेव किया है तो मैं जाहिर इन्वेस्ट नहीं करूंगी, और अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं सेव नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई इन्वेस्टेड माई मनी, ठीक है, आई इन्वेस्टेड माई मनी, मैंने एक बिजनेस खोला, उसमें मुझे सारी कॉस्ट वगैरह लगी। लेकिन अगर यही पैसा मैं सेव कर लेती तो मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। हो सकता है कि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, अगर यही 1 करोड़ जो है वो मैं इन्वेस्ट करती, सॉरी, अगर यही 1 करोड़ में सेव करती तो मुझे जो है 50-60 थाउजेंड इंटरेस्ट मिलता पर मंथ। तो ये जो 50-60 थाउजेंड इंटरेस्ट में फोरगो कर रही हूं पर मंथ, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं तुम लोगों को ना कुछ क्वेश्चंस अभी सेंड कर रही हूं इससे रिलेटेड, वो तुम लोगों ने अभी सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज है। लेट मी सेंड इट टू यू गाइस। अभी एक तो वैसे मैंने यूटिलिटी रिलेटेड की है, मैंने कहा चलो, वो मुझे नजर आया था, मैंने कहा चलो ये भी भेज देते हैं, लेकिन ये वाला मैं, ये रहा। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, और साथ ही तुम लोगों ने करना है भाई क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3।
मैंने व्हाट्सएप किया ग्रुप में क्वेश्चन। तुम सब ना अपनी कैलकुलेशंस भी शो करना, ठीक है?
चलो और भी कर दो। फासिल, तुम क्वेश्चन ही 3 है तो तुमने 4 आंसर्स कैसे लिख दिए हैं? ये आपने मैम 4 भेजे हैं, 3 एक पेज पे और एक पिछले पेज पे। नहीं, मैंने तो एक ही भेजा था, तुमने पता नहीं कौन से। तो मैंने कहा था क्वेश्चन 2 करना है और क्वेश्चन 3 करना था और एक क्वेश्चन 1 करना था। अब तुम क्वेश्चन जरा लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखकर मुझे आंसर दो, क्योंकि आंसर मुझे तुम्हारे गलत लग रहे हैं। मरियम, क्वेश्चन 2 की जरा वर्किंग मुझे दिखाओ, क्वेश्चन 2 तुम्हारा गलत है। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 हसन तुम्हारा भी गलत है। और अच्छा, तुम लोगों ने सबने क्वेश्चन 1 भी कर लिया है। क्वेश्चन 1 मैंने भी किया हुआ नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हसन क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 दोनों गलत हैं। ठीक है, मुसफ़िरा तुम्हारे ठीक हैं। फासिल, जरा गौर से देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 5 के बाद क्या हुआ है? और ये MU है। मैम ये ये जो सही है। इंटरेस्ट फॉरगॉन है ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिपेंड करता है, गलत है जरमीन, तुम्हारा 2 जो है वो भी गलत है और 3 भी। और क्वेश्चन नंबर 1 का MU वाला भी गलत है। 1 ये ठीक मैम है, ये वली क्वेश्चन टू तुम्हारा। में जो सारे करवा अकाउंटेंट। रही हूँ मैं, डोंट वरी डोंट वरी, मैं भी करवाने लगी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफी बच्चों के गलत हुए हैं। सो 1D वाली ठीक है, 2 गलत है, 3 सही है। ठीक हो गया, अब सही है। अब मरियम ठीक है तुम्हारा। चलो जी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने कैसे करना था। ठीक है, तो रिदा ने भी भेजा है, रिदा भी कभी देख ले। गलत है रिदा, तुम्हारा भी। 1 का आई थिंक तुम्हारा 1 भी गलत है। ठीक है, अच्छा जी, एक तो सबसे पहले हम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वाला। ठीक है, वो बहुत आसान था। मार्जिनल यूटिलिटी वाला अगर तुम लोग कर्व चेक करो तो 1 to 6 वो कह रहे हैं ना। एक मिनट मैं जरा खोलूं। वो ये कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड X, what happens to the total utility as consumption of X rises from 1 to 6। तो पहले क्या है आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, शाहिर तुमने मुझे भेज दिए अपने आंसर्स। अच्छा, सो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या है, +1 to 5। सही है, 5 पे जाके क्या हो रही है, मैक्सिमम हो जाएगी। 5 to 6 क्या है, नेगेटिव। तो नॉर्मल टोटल यूटिलिटी का कर्व बनेगा। टोटल यूटिलिटी का कर्व क्या, पहले जो है यानी कि राइज होगा और फिर फॉल करेगा। तो ये आपका था राइज एंड फॉल। वली तुम्हारा भी 2 गलत है। अच्छा, फिर उसके बाद
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग फिर से करना, और जिन्होंने कर लिए हैं, गलत हुए हैं, वो फिर ठीक कर लें, जिन्होंने नहीं की है वो जरा फिर से एक दफा वो कर लें, ठीक है। तो इस तरह तुम लोग का जरा रीइंफोर्स हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, एन इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट्स दैट अ फर्म हैज इंकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। अच्छा, what would be an what would an accountant calculate to be the total cost incurred by the firm? यानी कि जो एक अकाउंटेंट है वो, उसके लिए क्या कॉस्ट है, हमने इकोनॉमिस्ट की नहीं देखनी, अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट कहेगा कि देखें जी, हमारी वेजेस एंड सैलरीज 150, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है, सही हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम ये नहीं आएगी। एक होता है अच्छा, इस तरह से भी इसको आप करते हो, कभी कभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आ जाते हैं। जो आपकी सारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो अकाउंट्स की होती है ना, जो आपको नजर आ रही है, जो नजर आ रही है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और जो नहीं नजर आ रही यानी कि ओनर का टाइम, जो इंटरेस्ट फॉरगॉन है, उसको आप इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हो। बाजिल सुन लो, है क्या मैंने बताया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का? क्या बता रही थी? बाजिल को कह रही हूँ, वासिल नहीं, बाजिल। नहीं सुन रहे थे ना? क्वेश्चन। हाँ, मैं कह रही थी, मैं क्या बोल रही थी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में? नहीं सुन रहे थे तुम, हैं? वासिल बताएगा, तुम्हारा दोस्त। क्या क्या होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? तुम दोनों शायद आपस में एक दूसरे को ही मैसेज कर रहे थे, हैं? नहीं, ओके। मैम ठीक, नहीं मैम, हाँ वो मुझे पता है। बताओ, बता दो फिर, बेचारे की हेल्प करो ना अपने फ्रेंड की, वो बहुत बिजी था उस वक्त। इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली वो होती हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं, और एक्सप्लिसिट यानी होती जो हैं जो नजर नहीं आ रही, फिजिकल कोई होती भी हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, कभी कभी ना इस तरह से भी आ जाता है बाजिल, वो आपसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो सारी कॉस्ट हमें नजर आ रही है, अकाउंटिंग कॉस्ट, ये वो सारी, ठीक है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसमें तुम लोगों ने 150 ऐड करना था, 40 ऐड नहीं करना था, मटेरियल्स ऐड करने थे, रेंट ऑफ बिल्डिंग ऐड करना था, मार्केटिंग फी ऐड करनी थी विच वाज 20, बैंक लोन में हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमें जो है 25,000 देने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये फॉर गॉन नहीं है, ये देना पड़ रहा है। फिर इंटरेस्ट फॉर गॉन ऑन फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय ओनर, ये हमने ऐड नहीं करना था, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट है। डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ये हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो जो जो मैंने बताई इन सबको तुम लोग जो है वो प्लस करते तो आंसर 3,60,000 आना चाहिए था। ए शुड हैव बीन द आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो थर्ड वाला था वो कैसे करना था? An economist calculates that an owner-managed firm has incurred the following costs over the course of a year. By how much does total cost as defined by an economist exceed the total cost as defined by an accountant? या देखो, इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट ना हमेशा अकाउंटेंट की कॉस्ट से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट कहती है कि भाई अकाउंटिंग कॉस्ट तो ऐड होगी होगी, लेकिन इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड होगी। तुम लोग सिंपल, ये बड़ा सिंपल था, इतनी कोई तुम लोग को ज्यादा कैलकुलेशंस भी इसमें करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसमें मुझे बताओ इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी नजर आ रही है? हसन, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है ना इसमें। कौन सी और है बताओ ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही पर टेबल में लिखा है। क्या लिखे एक हैं, मिनट कितनी है? में पिक्चर खोल रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला ना। नहीं, हम तो क्वेश्चन 2 करके फारिग भी हो गए, हम तो क्वेश्चन 3 में है, तो वीडियो भी नहीं ऑन है तुम्हारी, है? सॉरी मैम, 30,000। ठीक हो गया, और सिर्फ 30,000 है? और ये सेक्रेटेरियल सर्विसेज में काउंट होगा नहीं, वो तो इम्प्लिसिट में? बेशक वाइफ भी कर रही है या डॉटर कर रही है या सन कर रहा है, पैसे तो वो ले रहे हैं ना अपने काम के। अब मैं अपने अब्बू के बिजनेस में लग जाऊं और मैं वो मुझे पैसे दें, तो वो क्या उनकी कॉस्ट में नहीं होगा? वो इट विल बी अ पार्ट ऑफ हिज कॉस्ट, ठीक है। उनको तो ठीक है उनकी मैम। तो कॉस्ट लग रही है ना। तो वो तो उन्होंने ये भी कंफ्यूज करने के लिए फी पेड टू वाइफ लिख दिया था, ठीक है। फी तो वो पे कर रहे हैं ना,
तो पैसे तो उसके लग रहे हैं अकाउंट, मतलब यानी कि वो किसी और को भी अगर हायर करता तो उसको तब भी उतने ही पैसे देने पड़ते, उसने अपनी वाइफ को दे दिए। ठीक है, और क्या है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जरमीन? इंटरेस्ट फॉर गॉन, सॉरी मैम, इंटरेस्ट इंटरेस्ट फॉर फॉर गॉन। गॉन, यानी कि टोटल इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? 45,000। मैंने उन्होंने क्या पूछा हुआ है? बाय हाउ मच डज अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सीड इकोनॉमिस्ट कॉस्ट? तो सिंपल इसका 45,000 आंसर था। क्यों? तुम लोगों ने सबने, मैंने सबकी कैलकुलेशंस देखी है, पहले बेचारे तुम लोगों ने पूरी अकाउंटिंग कॉस्ट निकाली है, फिर तुम लोगों ने जो है वो इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट निकाली है, उसके बाद फिर तुम लोगों ने माइनस की है। तो ये बड़ा सिंपल सी बात थी। अकाउंटिंग कॉस्ट जो है वो जाहिर है कम होगी इकोनॉमिस्ट कॉस्ट से, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो है उसमें काउंटिंग कॉस्ट भी ऐड करेगा और उसके ऊपर वो जो है अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करेगा। ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट की कॉस्ट है इट विल ऑलवेज आउटवे अकाउंटेड कॉस्ट। तो सिंपल जब भी इस तरह का आंसर आएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस कर लेनी है तुम लोगों ने। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे साथ करो, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताना है 2 मिनट में, ये 2 मिनट में तुम लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक ये वही है ऑलमोस्ट, लेकिन चलो कर लो। सी आंसर है 55,000। देखते हैं अभी, और सबका तो देखते हैं पहले। जरूरी तो नहीं है तुम्हारा ठीक हो। हाँ, पहले शाहिर तुम्हारे गलत थे ना, अब आई होप के। चलो भाई बता दो, वासिल बाजिल, वासिल ने तो बता दिया था। सी 55,000। कौन कह रहा है? तो वली तो मुझे 100 दफा बता चुकी हो, अभी मैं कह रही हूँ, अभी देखते हैं कि तुम्हारा ठीक है या गलत है। एक तो आइंदा मैसेज करना है, डीएम करना है, ठीक है ना तुम लोगों ने? जरमीन, क्या आंसर निकला? मिस सी। क्या हो गया बाजिल है? अच्छा, सी है, चलो सबके सी है। ठीक है, सो आंसर आपका इसका सी है। आई थिंक अब तुम सबको समझ आ गई है। अब ये वाला मुफ्त के मार्क्स होते हैं, आई होप कि तुम लोगों का अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जो है वो ये वाली टोटल कॉस्ट वाली चीज देख लेते हैं और फिर वी कैन रैप इट अप। ठीक है, सो किसी भी फर्म में मैंने तुम लोगों को जैसे बताया कि आपका जो एक एक जो फर्म होती है वो क्यों बिजनेस खोलती है? फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू तो हमें पता है कि रिसीट्स फ्रॉम सेल है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? इट इज द कॉस्ट which doesn't vary with the output। मतलब ये, यानी कि it is incurred even at zero output level। सही है, मीनिंग देयर बाय कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर जो हूं वो मैंने एक जो है ना एक अपार्टमेंट ले ली है और मैं वहां पे सोच रही हूँ कि यार मैं बुटीक खोलूंगी। ठीक है, अब मैंने वो अपार्टमेंट ली है, मैं वहां पे बुटीक खोलना चाह रही हूँ, या मैंने एक शॉप ली है, मैं वहां पे बुटीक खोलना चाह रही हूँ, और मैंने अभी वहां पे जो है वो कुछ स्टार्ट नहीं किया।
ठीक है, मेरा लैंडलॉर्ड आता है, वो मुझे कहते हैं यार रेंट दे दें आप अपना, ना आपका रेंट ड्यू है। मैं उसको कहती हूँ नहीं, मैंने आपको रेंट नहीं देना, मैंने तो अभी कुछ उसमें प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट की, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ? वो मुझे कहेगा कि भाई निकलो यहां से। ठीक है, वो इट डजेंट मैटर कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की है या नहीं की, वी हैव टू पे दिस कॉस्ट। ठीक है, सो इट इज फिक्स्ड। So it is the cost that doesn't vary with the output and is incurred even at zero output level. Example, rent, insurance. Insurance भाई मैंने जो है अपने घर, मैंने अपनी जो है गाड़ी की या किसी मशीन की इंश्योरेंस करवा ली है, और मैं कहूँ यार मैंने तो अभी प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट की, तो मैं आपको जो है ना अभी नहीं दूंगी, इंश्योरेंस के पैसे नहीं दूंगी, तो वो मेरी उठा के बैंक वाले मशीन ही ले जाएंगे। ठीक है ना, आपकी ये क्या है, फिक्स्ड है, इट इज इंकर्ड इवन एट जीरो आउटपुट लेवल। अच्छा मुझे यहां पे ये बताओ, बल्कि एक मिनट पहले ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, हम क्वांटिटी बना रहे हैं 0 और हमारी टोटल कॉस्ट है 100,000, फिर हमें 2 क्वांटिटीज बना रही हूं तो मेरी टोटल कॉस्ट है 1,20,000। कोई मुझे बता सकते हैं मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 100,000। और सबको भी अभी पहले है सोचने दो। 100,000 है, 20,000 है, 120,000 है? Miss 100,000। 100,000। सबको यही लग रहा है कि 100,000 है? ठीक है, क्यों? क्योंकि जीरो आउटपुट है ना, जीरो आउटपुट पे इट इज इंकर्ड इवन एट जीरो आउटपुट लेवल। उन्होंने, और ये तुम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई कॉस्ट उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पे फिक्स नहीं लिखी हुई, लेकिन तुम लोग को पता है कि जीरो पे टोटल कॉस्ट क्या है, 100,000। तो इसका मतलब है कि ये 100,000 क्या डिपिक्ट कर रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका कर्व कैसे होता है? ऐसा फिक्स्ड है, जो मर्जी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बनाओ, ये क्वांटिटी बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है। क्लियर हो गया भाई? आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरी करती है, नाम से वेरिएबल इज द कॉस्ट दैट वेरीज विद आउटपुट। क्वांटिटी 0 है, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। मतलब इसके एग्जांपल्स, अब मैंने अपने बुटीक के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, बटन्स खरीदे, कपड़े खरीदे, अगर मैं ज्यादा जो है वो ड्रेसेस बना रही हूँ तो जाहिर है मुझे बटन्स, लेसेस ज्यादा लेनी पड़ेंगी, राइट? तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज करेगी। मैं कम बना रही हूं तो मुझे कम खरीदनी पड़ेगी, मेरी कॉस्ट डिक्रीज करेगी। वेजेस भी, ठीक है, वेजेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी मेरी कम लगेगी अगर मैं कम बना रही हूं, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी बना रही हूं तो जाहिर है मशीन्स में इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये सारी हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। ग्राफ इसका कैसा होता है? सिंपल पहले ग्राफ देख लो, फिर मैं वो एक अजीबो गरीब भी ग्राफ होता है वो भी दिखा दूंगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आपका ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट इसके साथ स्टक होता है। ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर हुआ हुआ है, तुम लोगों ने भी फिर ऐसे ही करना है। आ रही, फिर से बना देते हैं। ये क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट होता है? यहां से 0 से। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डजंट वेरी विद द आउटपुट, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो
आपका जो ग्राफ है वो भी, उसको भी ये डिपिक्ट करना चाहिए। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके ग्राफ को भी ये डिपिक्ट करना चाहिए। तो कैसे डिपिक्ट करेगा? आपका टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट इज पैरेलल टू टीवीसी। मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो ये वाले है, इस इन दोनों का डिफरेंस, टीसी और टीवीसी का, ये जो मैंने एरोज बनाए हुए हैं, ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यस। आगे समझ क्लियर है यहां तक? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो वैसे ही गायब हो गया, चलो इसको मैं, अच्छा, मैंने कहा कि ये तुम लोग के टेढ़े मेरे वाले भी ग्राफ, वो तो सिंपल से ग्राफ थे। अब तुम लोग थोड़े, क्योंकि वो कहते हैं भाई अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब जरा हम लोग ऐसे ग्राफ्स तुम लोगों से करवाएंगे। ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोगों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रिटर्न, और एकदम से फिर शूट अप कर गई है। सेम गोज फॉर टोटल कॉस्ट, और फिर एकदम से शूट अप कर गई है। ये क्यों हुआ है भाई? पहले तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन विद डिक्रीजिंग, झुकी झुकी इंक्रीज हो रही है, सो विद डिक्रीजिंग रेट। एकदम से यूं क्यों हो गई है? क्या यहाँ पे सेट इन हो गया? Miss, does this have to do with economies of scale? नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो लॉन्ग रन में होता है, ये तो शॉर्ट रन में, हम अभी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। Yes, it has happened because यहाँ पे your law of diminishing returns have set in. एकदम से जो ये शूट की है, तो इसका मतलब है कि भाई सीढ़ी तोड़ दी है उसने। ठीक है, जो आपने 5वां बंदा हायर किया था, लेडर अब आपकी टूट गई है, सही है? तो अब आपकी वो शूट अप कर गई है। वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होगी? लेबर की कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ लेबर ही चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि लेबर के इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी इज फंक्शन ऑफ लेबर। हमारे टीसी, टीवीसीज, ये सारे अभी हमने, ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, और ये शॉर्ट रन से ही आपके डिराइव होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? कल इंशाल्लाह हम डिटेल में और करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो अगेन एमसीक्यूज से रिलेटेड आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो भी हम कर रहे हैं ना, ये एमसीक्यूज रिलेटेड है। ये चैप्टर ही मेजरली आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूटिलिटी वाला चैप्टर जो अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉट टू इंपॉर्टेंट बट येस इट इज इंपॉर्टेंट, आ भी जाता है इसमें से क्वेश्चन। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बहुत कम आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रक्चर्ड में, वो बहुत ही दिल हिलाने वाले होते हैं, तो वो बच्चों से नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, जिनमें मैं कहूंगी कि यार जैसे अब इस चैप्टर के बाद हमने स्टार्ट करना है जो है मार्केट स्ट्रक्चर्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन A2 इकोनॉमिक्स। A2 इकोनॉमिक्स की ये बात होती है कि उसमें, क्योंकि अब तुम लोगों के एग्जाम्स भी नजदीक है रिलेटिवली, तो मैं तुम लोगों को ये बात बता सकती हूँ कि A2 इकोनॉमिक्स में तुम लोगों के पास रूम होता है टू पिक एंड चूज। ठीक है, पिक एंड चूज का मतलब ये कि तुम लोग अच्छी तरह से फोकस कर लो 2-3 चैप्टर्स में, सही है? और वो अच्छा, एमसीक्यूज के लिए तो तुम लोगों को सारे चैप्टर्स जो हैं उनको देखने हैं। उसके लिए तुम लोगों की जो सेविंग ग्रेस है वो क्लासेस हैं, क्लासेस को गौर से सुन लो, मेजरली तुम लोगों के एमसीक्यूज भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, सही है? अच्छा, उसके बाद तुम लोगों की जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में मैं तुम लोगों को जिस
चैप्टर को लेकर कह रही हूँ कि यार ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर तुम लोगों ने ज्यादा अटेंशन देनी है। और उसके क्वेश्चंस पास पेपर से मतलब मैं तुम लोगों को खुद भी दूंगी और तुम लोग बेशक मुझे खुद भी सॉल्व करके दे दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को आज एक होमवर्क देने लगी हूँ। वो होमवर्क तुम लोगों ने जो है, मैं इस क्लास के बाद आई विल बी सेंडिंग इट इन द ग्रुप। वो तुम लोगों ने, आई थिंक मैंने सेंड किया हुआ भी है या मुझे अब याद नहीं है, मैं फिर से कर देती हूँ। वो तुम लोगों ने जो है, मुझे संडे नाइट तक डेडलाइन है, तो तुम लोगों ने मुझे सबमिट करवाना है। नॉन सबमिशन का मतलब ये है कि तुम लोगों को मंडे वाली क्लास में अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है ना। इसलिए जो है वो तुम लोगों ने ये चैप्टर मुझे ये चैप्टर जो है, फिर वो एमसीक्यूज में तुम अगर नहीं करोगे तो, और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। एएस वालों को रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली, फिर तुम लोग के एमसीक्यूज में तुम लोग इस पे तंग पड़ोगे। ये बहुत एमसीक्यू फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें 2-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं। चलो, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? चलो फिर भागो। ओके, अल्लाह हाफिज।